अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान इस वक़्त एक अजीब से दोराहे पे खड़ा हुआ है। ये जुमला आप अक्सर सुनते हैं और ये आप सुन के फिर आप हँसते भी हैं कि जब से हमने होश सँभाली है, हमारे बड़ों ने होश सँभाली है, तो सब यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान इस वक़्त बड़े मुश्किल हालात में है। और वाक़ईतन होता भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है हमारे मुआशरे की, हमारे मुल्क की, हमारी बहसीत कौम हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, किधर जा रहे हैं, हमारी मंज़िल क्या है? क्या गुमगश्ता किस्म की हमारी कोई मंज़िल है? और अगर है तो वो क्या है? क्या उसके बारे में हम कोई क्लैरिटी के साथ कोई बात कर सकते हैं? हमारा मुआशरा जो है उसमें इतनी ख़राबियाँ क्यों हैं? ये तमाम उमूर जो हैं ये आपको भी बॉदर करते हैं, मुझे भी बॉदर करते हैं और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हम लोग हैं, अक्सर ये बातें करते रहते हैं कि पाकिस्तान कैसे इस चुंगल में से निकलेगा जहाँ पे वो खड़ा हुआ है और एक जमूद का जो शिकार है उसमें से कैसे निकलेगा? तो इनका जवाब मेरे पास तो था नहीं। तो मैंने सोचा कि किसी ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए, जो कि नब्बाज़ हों, जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर, पाकिस्तानी मुआशरे की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखते हों और उनको पता हो कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। तो इसलिए मैंने दावत दी है जनाब डॉक्टर प्रोफ़ेसर जावेद इकबाल साहब को, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ही हैज़ बिकम अ फिनोमेनन और माशाअल्लाह, माशाअल्लाह उन्होंने पिछले चंद सालों में जो काम किया है, वो अनमैच्ड है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम ने उनको रिस्पॉन्ड किया और इस वक़्त मेरा ख़्याल है कि उनके 2 मिलियन के करीब जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो हो चुके हुए हैं उनके यूट्यूब पे और मेडिकल डॉक्टर हैं। लेकिन ये है कि माशाअल्लाह जो पाकिस्तानी कौम को सँभालने की, उनको गाइड करने की जो वो काविश कर रहे हैं, वो बड़ी काबिल-ए-सिताइश है। तो हियर कम्स डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं बड़ी देर से कोशिश और ख़्वाहिश रखता था कि आपसे मुलाकात हो। लेकिन चूँकि आप पाकिस्तान में बहुत बिज़ी होते हैं, तो इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन ये है कि मैं चाह रहा था कि आज ज़रा थोड़ा-सा हम ज़रा बिल्कुल कैजुअल मूड में कैजुअल सी बातें करें कि पाकिस्तान जो है, हमारी कौम जो है, वो इस वक़्त अ, एक तो टू स्टार्ट विद मेरा ख़्याल है पैलेस्टीनियन इश्यू से ले लेते हैं कि पाकिस्तान को अभी हमें यही नहीं पता कि हम पैलेस्टीनियन इश्यू को कैसे टैकल करें। हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको सपोर्ट ना करें, सपोर्ट करें तो कैसे करें, हुकूमत क्या करे, मुआशरा क्या करे? ये जो एक लैक ऑफ क्लैरिटी है पैलेस्टीनियन इश्यू पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन ब ओवरऑल भी, इसकी क्या वजह थी? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। असल में गाँव के चौधरी की ना आपका भी बैकग्राउंड देहाती है मेरी तरह, जी हाँ। तो आपको पता है कि गाँव के चौधरी की ना किसी से लड़ाई हो गई है। तो जब गाँव के चौधरी की किसी से लड़ाई हो जाए, तो वो बेचारे जो होते हैं ना, जो चौधरी के घर से गंदम लेते हैं, जिनको हम कहते हैं कम्मी, और वो हाँ जी। चौधरी के घर से उनको कपड़ा आता है और वो सब चीज़ें आती हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो किसकी हिमायत करें। जिसके साथ चौधरी की लड़ाई होती है वो उनका बहुत गहरा रिश्तेदार होता है, लेकिन मसला ये है कि चौधरी के घर से दाने आने होते हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसमें क्या करे। तो फिर ऐसे में फिर लोग ना चुप रह जाते हैं या कहते हैं कि जी मैं तो जिस वक़्त लड़ाई हो रही थी ना, तो मैं तो हमारे तो कहीं शादी थी, हम तो वहाँ गए हुए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये वाली कैफ़ियत होती है। तो इसलिए पाकिस्तान तो उन फुटिंग्स पर नहीं है कि अपनी कोई वैल्यू जजमेंट और अपनी कोई एक राय जो है वो इस तरीके से हतमी तौर पर दे सके। तो हुँ। इसलिए मेरा ख़्याल है इस बात को तो हम छोड़ ही दें, क्योंकि इससे ज़्यादा और यानी वैसे तो पूरी दुनिया का इस वक़्त सबसे बड़ा मसला ही ये है, क्योंकि जी हाँ, मेरे सब ज़ाती टॉप ख़्याल स्टोरी। में तो इस वक़्त दी न्यूज़ यही है, जी हाँ, इसलिए बिल्कुल। कि ये जस्ट ऐसा नहीं है कि हमास वहाँ उन्होंने बाउंड्री तोड़ के वहाँ चले गए हैं और वहाँ यहूदियों को, कुछ लोगों को यानी इसराइलियों को उन्होंने यरग़माल बना लिया है और कुछ जो हैं वो उसमें मारे गए हैं और फिर उन्होंने हमला किया है। बल्कि ये एक ऐसा इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जिस तरह का जंग अज़ीम अव्वल या जंग अज़ीम दोम के स्टार्टिंग में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और इसमें खुदा ना एब्सोल्यूटली। ख़ास्ता अगर किसी किस्म की जज़्बातियत हुई और किसी किस्म का कोई यानी कुछ लोगों ने अपने बेनिफिट को उठाने की कोशिश की, तो ये तो एक तरह की माचिस की तीली है जो पेट्रोल के एक ज़ख़ीरे पे लगी है। तो इसलिए कि दुनिया तो पहले ही बड़ी पोलराइज़्ड हुई हुई है। तो ऐसी बहुत। सूरत में अगर दोनों पोल आपस में खुदा ना ख़ास्ता टकराने लगे, तो ये तो बहुत ही हौलनाक तरीके का धमाका होगा। जंग अज़ीम अव्वल और दोम में और अब में हुँ। ये फ़र्क है कि उस वक़्त जो हथियार थे वो जो लोकलाइज़्ड डैमेज कर सकते थे। अब तो ऐसे हथियार मौजूद हैं जो कि यानी बहुत बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक अहम मौज़ू है और इसमें तमाम जो हुकूमतें हैं वो अपना अपनी जो पोस्चर है, अपनी-अपनी हुँ। पोज़ीशंस हैं, उनका इज़हार कर कर रही हैं। हमें नहीं पता कि हमें किस किस्म का पोस्चर इख्तियार करना है। मैं बहैसियत
एक मुसलमान, मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी जिसका हमेशा से ये स्टांस रहा है कि फ़लस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए एब्सोल्युटली। और ये उनका हक है कि उनकी ज़मीन उनको मिलनी चाहिए, जहाँ उनकी एक खुद मुख्तार हुकूमत हो, जिसमें वहाँ उनको पूरी दुनिया के साथ एक्सेस हो और पूरी दुनिया की उनको एक्सेस हो। ये उनका हक है, ये उनको मिलना चाहिए और इसके मिलने के बाद फिर इसराइल की स्टेटस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो मेरा ठीक। बहैसियत एक इंडिविजुअल ये स्टांस है और मेरा ख़्याल है कि हमारी कौम का भी यही कौन स्टांस का भी होना यही। चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम, ख़ास तौर पर यूथ जो है, उसमें एक अजीब-सी मायूसी मैं देख रहा हूँ, और जिससे भी मेरी बात होती है, वो मैं देखता हूँ कि वो या तो पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है, और अगर पाकिस्तान से निकल नहीं पा रहा, तो वो मायूस है, और जैसे वो कहते नहीं कि हाथ छोड़ के बैठा हुआ है कि यार मेरे से अब कुछ नहीं होता। तो ये जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, इसमें से कैसे निकला जा सकता है? जी। जी ये जो मसला है, ये वाक़ई ही जेन्युइन मसला है और मैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मुख्तलिफ़ लेक्चर्स के लिए और हुँ, अक्सर मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि जब आपकी डिग्री ख़त्म हो और आपको पता लगे कि आपके पास कनाडा का, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या बर्तानिया का या किसी यूरोपीय मुल्क का वीज़ा है, तो आप में से कौन-कौन जाना चाहता है? तो तकरीबन सारे लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं। एक दफ़ा एक टीवी शो में एक एंकर ने मुझसे कहा पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या चलना शुरू हो गया है कि ये लोग सारे मुल्क से भागना क्यों शुरू हो गए हैं? तो मैंने उस खातून से पूछा कि अगर आपको अभी एक कॉल आए कि आपको बीबीसी में या सीएनएन के अंदर एक जॉब मिल रही है, तो आप ईमानदारी से बताइए कि आप ये पाकिस्तान की जॉब छोड़ के वहाँ चली जाएँगी? तो उस बेचारी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं इतराफ़ करती हूँ कि मैं भी चली जाऊँगी। देखिए, जिस दरख्त के नीचे साया हो और जिस दरख्त पर फल उगते हों, तो वहाँ परिंदे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और अगर खुदा ना खास्ता उस दरख्त के ऊपर साया ख़त्म हो जाए और उसके फल वगैरह कम हो जाएँ, तो वहाँ से परिंदे उड़ जाते हैं। ये तो एक हकीकत है। तो पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं कि जिसकी वजह से नौजवानों को मायूसी हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जी। साथ-साथ पाकिस्तान एक ने सब कुछ लूज़ कर दिया होगा, लेकिन हुँ, पाकिस्तान ने अभी तक अपना पोटेंशियल लूज़ नहीं किया। ठीक। पाकिस्तान में अब भी जो एक बुनियादी कनेक्शन है ना, वो डेवलप हो जाए। जैसे तमाम अप्लायंसेस लगी हुई हैं, हुँ, लेकिन प्लग में तार नहीं लगी हुई। अगर कोई उस हाँ, प्लग को लगा के बटन ऑन कर दे, तो पाकिस्तान की सारी की सारी मैकेनिज़्म फिर दोबारा काम करना शुरू कर सकती है। और मैं ज़ाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछें कि एक फ़िक्रा जी। बताएँ पाकिस्तान का क्या बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसरार भाई, पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का तालीम का निज़ाम, पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम, ये सारे के सारे एक तरफ और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, वो है किरदार का फुकदान और बदनीयती मॉरल और क्राइसिस। नीयत का खराब होना। हुँ, हुँ, पाकिस्तान के अंदर किरदार का फुकदान नंबर 1 है। और एब्सोल्युटली। ये आहिस्ता-आहिस्ता हुआ है पिछले 30-40 सालों में। पाकिस्तान में 2 बातें हुई हैं बड़ी अहम। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो वैल्यू सिस्टम था, आप पाकिस्तान में रहे हैं बहुत अरसा, हुँ, आप मुझसे थोड़े छोटे होंगे मुझे लग रहा है। तो मेरी अपनी ज़िंदगी में और आपको भी ये याद होगा कि आपकी हुँ, ज़िंदगी में भी पाकिस्तान में वो वक़्त था जब पैसा जो कि हर ज़माने में हुँ, अहम होता है, उसकी हैसियत मीन्स की थी और सेकेंडरी हाँ, थी। वो एब्सोल्युटली। और वो चीज़ें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, मसलन ईमानदारी, दयानतदारी, सच बोलना, ये वैल्यू नंबर 1 थी। अगर मोहल्ले में कोई शख्स था कि जिसके बारे में मशहूर था कि वो हुँ, फलाँ महकमे में है और वो रिश्वत लेता है, तो उस बेचारे को अपनी बेटियों की शादियाँ करने में बड़ी दिक्कत होती थी। लोग हाँ, उसके घर सही बात रिश्ता नहीं करते थे। है। हुँ, और एक आदमी जो साइकिल पे जाता था, लेकिन वो बहुत ईमानदार था, वो काबिल इज़्ज़त ठहरता था। हाँ, 30-40 सालों के अंदर ये हुआ, उसकी वजूहात पर बात की जा सकती है कि क्या वजूहात थीं। ज़्यादा वो पॉलिटिकल जो चेंज थी हाँ, उसकी ठीक, वजह थी। हाँ जी, ठीक। और ख़ास तौर पे ये जो हमारी कोल्ड वॉर में हमारी पार्टिसिपेशन थी, वो भी उसमें ज़िम्मेदार है किसी लिहाज से। तो उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान का वैल्यू सिस्टम पैसा बन गया। लिहाज़ा हर वो बंदा बड़ा है जिसके पास पैसा ज़्यादा है। हुँ, लिहाज़ा अगर ये कहा जाए कि सच बोलने वाला बड़ा है,
तो सब लोग सच बोलने की कोशिश करेंगे। जब हाँ। मयार ये बन जाए कि पैसे वाला बड़ा है, तो हर शख्स को काले रंग की बड़ी गाड़ी चाहिए, हुँ, चाहे वो एक सियासतदान हो, चाहे वो बड़े किसी मज़हबी सेक्ट को रिप्रेज़ेंट करता हो। वो भी जब तक बड़ी गाड़ी में नहीं होगा तो वो बड़ा हुँ। बड़ा ये वो सही नहीं बात बनेगा। सही बात। तो उस मज़हबी पेशवा से लेकर और हुक्मरान तक और सब लोगों को इन चक्करों में वो पड़ गए। एक तो ये हुँ, हुआ। अच्छा, अब पैसा हक हलाल से आप एक लिमिट तक ले सकते हैं। या अपने वसाइल को हक हलाल में एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसलिए पैसे की इकट्ठा करने में जिस-जिस के पास जो-जो इख्तियार था, उसने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के जो टॉप के जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो हुँ, एक्चुअली ऊपर से ट्रिकल डाउन करके इस मुल्क को चलाते हैं, मेरे ख़्याल में वो हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट, वो है हमारे पॉलिटिकल एलीट, वो है हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो है हमारी जो जुडिशरी, वो है हमारी वो लोग जो के पीछे हैं, जैसे अच्छा। रियाज मलिक साहब हैं या इस तरह के जो लोग हैं, हुँ, जिनके पास पैसा है, वो डायरेक्ट हुकूमत में नहीं होते, मगर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कंट्रोल करते हैं। हुँ, हुकूमत के निज़ाम को और पिछले कुछ 10 सालों से मीडिया। ये हुँ, सारे के सारे 4-5 पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि इस मुल्क को ऊपर से कवानीन के ज़रिए और ऊपर से मुल्क को हैंडल करते हैं सारे। तो हुँ, इनके अंदर जो अक्सरियत थी, इंडिविजुअल तो हर ज़माने में अच्छे होते हैं, तभी तो मुआशरा कायम होता है। तो हम बिल्कुल। इंडिविजुअल की बात नहीं करते। मजमूई तौर पर ये सारे के सारे जो रोल मॉडल थे, इनमें से अक्सरियत और उसकी वजह से नीचे अवाम उन्नास की अक्सरियत अपने-अपने डोमेन के अंदर इस पैसे को हासिल करने के चक्कर में लग लग गई। जो एक वही। हुँ, दुकानदार था, उसने अपने तौर पर नाजायज़ पैसे कमाने की कोशिश की, जो दफ्तर का मुलाज़िम था, हुँ, उसने अपने तौर पर कोशिश की और जो उससे बड़ा था, वो उसी तरीके से। और ये सारा अब उस जगह पर आ गया, यानी आपके देखें पूरी दुनिया के लोग कर्ज़ा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया के हिंदुस्तान भी कर्ज़ा लेता होगा, अमेरिका भी कर्ज़ा में हम सब कर्ज़ा लेते हैं। हाँ, लेता है। हाँ, हाँ, लेकिन आप सही बात। देखिए ना कि अगर मेरा बेटा जो है, वो कर्ज़ा ले और कर्ज़ा लेके उस कर्ज़े से किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके आला तालीम हासिल करे, तो ये कर्ज़ा वो जब वो तालीम हासिल करेगा तो 2 महीने में लौटा देगा। लेकिन वो हुँ, कर्ज़ा लेके और एक लैंड क्रूज़र ले ले, हाँ, तो तो फिर अब कुछ तबाही अरसे है। बाद वो जब खराब होगी लैंड हुँ, क्रूज़र तो उसके लिए और कर्ज़ा लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने यही किया कि कर्ज़े ले लेके उन्होंने अपनी एलीट को पाला और उन्होंने लैंड क्रूज़रें ले लीं और उन्होंने जिस जगह पर इन्वेस्ट करना था वो कर्ज़ा इन्वेस्ट नहीं किया। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर हुआ है, नंबर 1 फैक्टर। ठीक। हुँ, दूसरा बड़ा फैक्टर ये हुआ है कि हमने बहुत अरसे से पता नहीं हमारी और इसीलिए मैंने पेरेंटिंग को एक्चुअली अपना मैदान आजकल बनाया हुआ है। जी, करंट। हमने फ़र्द को फ़र्द के लिए तैयार किया। हुँ, बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने उसके कान में डाला, बाप ने अपने कान में डाला, मेरा बेटा एफएससी में 1100 में से 1100 नंबर लेगा, मेरा बेटा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल होगा, मेरा बेटा फिर यूएसएमएलई करेगा, फिर वो अमेरिका में चला जाएगा। हुँ, तो इस तरीके से जितने कामयाब सब लोगों ने और ये क्या हो रहा है, ये एक इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही है। सही मेरी बात। इस बात का सबूत और दलील ये है कि पाकिस्तान जितने भी बड़े प्रॉब्लम में हो, पाकिस्तान के वो इंडिविजुअल्स जिनमें ज़रा-सी सलाहियतें थीं, उन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा अपने टावर बनाए हैं। हुँ, जिसकी एक छोटी-सी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, अब उसका पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है। हाँ, बिल्कुल। जिसकी एक दुकान थी, उसकी 10 दुकानें हैं। लिहाज़ा जिस चीज़ के साथ आपने प्राइवेट लगा दिया है, वो तो पाकिस्तान में कोई नुकसानदेह नहीं है। किसी की हाँ, एक लेबोरेटरी है ना हमारे प्रोफ़ेशन में, तो उसका बिल्कुल। लेबोरेटरियों का नेटवर्क है। एक डॉक्टर जो है, उसने अपने टावर बना लिए हैं। हुँ, अच्छा, ऊपर के पावर स्ट्रक्चर का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मीडिया में हो और वो बहुत अमीर ना हो। हाँ, कोई बंदा सही ऐसा बात। नहीं है जिसका एस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुक से हो और अमीर ना हो, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई कुछ। तो ऐसा तो इस ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। इस प्रॉब्लम की वजह से मुल्क इसमें आ गया है। किसी तरीके से अगर वो दयानतदारी का बटन किसी हुँ, तरीके से ऑन हो जाए, यानी हर बंदा जिस जगह पर है, वो अपने ज़ाती मफादात को प्रायोरिटी ना दे अवामी मफादात पर और किसी तरीके से वो बटन चाहे वो लॉ के ज़रिए से हो जाए हुँ, या कोई ऐसा बंदा ऊपर से आ जाए जो एक रोल मॉडल बने या बॉटम से लोग एक सिविल सोसाइटी डेवलप हो और उनके अंदर इस तरह की एक सेंस डेवलप हो, तो ये दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आपने जो फरमाया वो एक शेर है ना कि जो था ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ।
कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जी, तो ये तो गुलामी में बदलता है। हम तो सो जी। कॉल्ड आज़ादी में हैं पिछले 75 साल से, तो फिर हमारा ज़मीर जो है वो इतना क्यों मुर्दा हो गया, क्यों बदल गया? क्या वजह है इस चीज़ की? देखिए सर, जो एक आज़ादी होती है ना, एक होती है जिस्म की आज़ादी, लेकिन उससे ज़्यादा अहम होती है नफ्सियात की आज़ादी। हम नफ्सियाती तौर पर एक्चुअली आज़ाद नहीं हैं। आप यानी एक सिंपल आपको बात बताऊँ कि अगर किसी मुझे समझ नहीं आती, कल परसों भी मैं एक तकरीब में गया था, सारे लोग पाकिस्तानी बैठे हुए थे बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले। जो स्टेज सेक्रेटरी थी उन्होंने कहा, "लेडीज़ एंड जेंटलमैन, you know on this हुँ, you know time we are going to talk about climate change and as far as climate change is concerned." अच्छा, वो अंग्रेजी बोल रही थी। जो दूसरा आ हुँ, रहा था हुँ, वो हुँ, भी अंग्रेजी बोल रहा था। अब स्कूल का जो बच्चा हाँ, तकरीर कर रहा था उसको लिख के अंग्रेजी में तकरीर दी हुई थी और वो अंग्रेजी में बोली जा रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे हाँ, और इस एक्सेंट में वो अंग्रेजी बोल रही थी। आधों को समझ आ रहा था, आधों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सारे लोग वहां चुप करके बैठे हुए थे। तो इससे लेकर हमारे पहनावे से हुँ, लेकर हमारी सोच को लेकर ये पिछले दिनों एक जमशेद इकबाल साहब हैं इस्लामाबाद के, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। उनकी एक किताब मेरे हाथ में आई जिसका नाम था फ़िक्री हिकायात। तो आजकल वो मेरे जी, मुताले में है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की ये बात रखी है कि जो लोकल प्रॉब्लम होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हुँ, उनको दूर करने के लिए आप और कौमों के तजुर्बात को तो यानी हासिल हुँ, करके उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी रवायत के साथ, अपनी ज़ुबान के हुँ, साथ, अपनी तहज़ीब के पैराडाइम के साथ और उसकी ऐनत के साथ उन प्रॉब्लम्स को नहीं हाँ, देखेंगे, आप उनका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। यानी हमारी लोकलाइज़्ड बस सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स हुँ, हमारी आइडेंटिटी डिफाइंड जब तक नहीं होती, हम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करते, उस वक़्त तक हम नहीं कर सकते। देखें, हमारे पास एक मॉडल है, तुर्की ने जब तरक्की की, कमाल तरक्की सो कॉल्ड, आई मीन दुनियावी तरक्की, इस पर बहस होगी, कुछ लोग इसको तरक्की कहें या ना कहें। तो उसने एकदम वेस्ट के हर चीज़ को अपना के टोटल पैराडाइम अपना लिया और अपना के फिर हुँ, किया। यानी जो अरबी रस्मुल खत में तुर्की लिखी जाती थी, उसको भी उसने फ्रॉम लेफ्ट टू हाँ, राइट करना हाँ, शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कोई आदमी अमामा नहीं पहनेगा, हैट पहनेगा, वगैरह, 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 वगैरह। हम हैं आधे तितर आधे बटेर। हाँ, हम एक्चुअली एक तरफ से हमें अपना मज़हब का जो कॉस्मेटिक और जो उसकी सिर्फ़ बोलने वाली, सिर्फ़ मुँह से निकालने वाली मज़हब का एहतराम है, हमें उसका बड़ा फ़िक्र है और दूसरी तरफ हम मुतासिर हैं। अच्छा, फिर एक तहज़ीब के मुतासिर नहीं हैं। हम अपने रस्म निज रिवाज में जो इंडियन तहज़ीब है, उससे मुतासिर हैं। उससे भी हैं। हमारे हुँ, बाकी रहन-सहन के अंदर और हमारे बाकी कंडक्ट के अंदर हम वेस्ट से मुतासिर हैं और दरमियान में हमारा अपना आप कहीं नज़र ही नहीं आता। तो जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं, हमें उनका इदराक ही सही तरीके से नहीं है और तो हम उसको यानी वो सिरा, जिस सिरे को पकड़ कर आपने सारी हुँ, गिरोह को खोलनी है, जब वो सिरा ही हमारे हाथ में नहीं है, तो वो जितना हम कोशिश करेंगे, आप कभी धागे को बगैर सिरे को पकड़े, कभी आप उसकी वो जो नहीं गुंजलें कर होती हैं, सकते। उसको करने की कोशिश हुँ, करें, तो मरीज़ मज़ीद उलझना शुरू हो हुँ, जाता है। तो ये सारा सही कुछ बात हो है। रहा है। तो ये डॉक्टर साहब जो आपने बेसिकली तो जो आपने उसकी जो बीमारी है उसका तो आपने डायग्नोज़ कर दिया। अब इसके तरह थोड़ा-सा हल की तरफ आते हैं कि जिस तरह अभी आपने फरमाया कि पाकिस्तान में ये आइडेंटिटी क्राइसिस हम देख रहे हैं इस वक़्त। हमें और जिस तरह आपने ये भी कहा कि आइडेंटिटी हमारी है क्या, इसका भी हमें नहीं पता। अब आप इसी को आप जिस तरह आपने आपने पेरेंटिंग का कहा कि पेरेंटिंग के हवाले से भी हमारे जो बच्चों की शुरू से जो बुनियाद बननी होती है, हम तो वहीं पे वो कहते हैं ना कि बुनियाद ही अगर गलत होगी तो ताब सुरैया मीर अवध दीवार कज, तो फिर वो जो है उसमें हम हमारे हीरोज़ जो हैं वो वेस्टर्न हैं। अब जो हम बचपन में जब पढ़ा करते थे तो हमारे हीरोज़ जो थे वो मकामी हुआ करते थे, इकबाल थे, कायद थे या कोई और इस्लामी हीरो थे। अब उनके हीरो हैं शेक्सपियर हो गया या कोई और हो गया या फॉर दैट मैटर कोई वो जो फ़िल्मों वाले हैं वो वाले। तो ये जो सिलसिला हुआ है, इसको कहीं अरेस्ट किया जा सकता है, इसको कहीं रोका जा सकता है जी ताकि हम बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाएँ, बैक टू स्क्वायर वन मीन्स के बैक टू बेसिक्स उस पे आ जाएँ। इसके 2 तरीके हैं सर, 2 पॉसिबल तरीके हैं। एक तरीका तो है टॉप टू बॉटम। कि एकदम कोई, क्योंकि हम जो है ना जैसे भी हों हम डरू किस्म के भी हैं बहुत ज़्यादा। हुँ, अगर ये कानून आ जाए कि जिसने हेलमेट सर पर ना पहना, तो उसका हाँ, मोटरसाइकिल ज़ब्त कर लिया जाएगा। तो आप देखें अगले दिन सारे लोग हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे। हुँ, अच्छा, चाहे वो बादल नाखास्ता करेंगे, लेकिन करेंगे। हाँ, इस बारे में करेंगे। बड़े डरू हैं। अच्छा, हुँ, हमारे यहाँ कानून पर अमल इसलिए नहीं होता कि कानून पर अमल अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता।
यानी सबसे ज्यादा जो सिलेक्टिविटी। ओवर स्पीडिंग को वायलेट करते हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियां होती हैं। कभी आप गाड़ी को चलते हुए देखें जो कि एक प्रोटोकॉल की गाड़ी चल रही होती है, अगर एक शहर की सड़क है जिसपे स्पीड लिमिट 50 है तो वो 100 के हिसाब से 20 गाड़ियां शां 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 करके गुजरती जा रही होंगी और उन पर कानून का कोई इतलाक नहीं होगा। अच्छा, सही इस बात। वजह से टॉप टू बॉटम अप्रोच कामयाब नहीं होती। कानून जो भी बना लेते हैं चूंकि वो इनडिस्क्रिमिनेट इन डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ होती नहीं, इसलिए वो पूरा नहीं होता। तो एक तरीका तो ये है कि किसी ऐसे बंद इसकी एक मैं आपको अभी रीसेंट मिसाल देता हूं। मसलन ये जो मौजूदा हुकूमत है जिनकी यानी यानी हम कह सकते हैं इन ब्रैकेट्स कि पॉलिटिकल नहीं है गवर्नमेंट, राइट? जी। कुछ लोगों को इस पर भी इतराज होगा, लेकिन बहरहाल एक यानी वो आर्जी तौर पर हुकूमत है जो वोट से नहीं बनी हुई। तो या इनके चूंकि वो स्टेक नहीं है तो इन्होंने स्मगलिंग पर थोड़ा सा हाथ डाला है, हाँ, थोड़ी सी जो डॉलरों की वो की है, तो आप देखें कितनी जल्दी 320 से डॉलर जो है वो 277 77 पर आ गया है। हाँ, तो हाँ। आप और ऐसा क्या कोई जादू का मंत्र किया है, कुछ थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट की है, तो क्या ये सारी एडजस्टमेंट पहली वाली गवर्नमेंटें नहीं कर सकती थी? हुँ, अच्छा, अब अगर स्मगलिंग को रोका जाए तो पाकिस्तान में खुराक की कोई कमी होगी ही नहीं। मगर स्मगलिंग कौन करता है, कौन कराता है, ये सबको पता है। यानी गंदुम पाकिस्तान में उगती है, पाकिस्तान से बाहर चली जाती है और पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर चली जाती है। तो एक तरीका तो ये है कि ऊपर कोई खुदा खौफी वाला शख्स आ जाए, ऊपर कोई बंदा एक आ जाए जिसके पास पावर भी हो, जिसके पास विल भी हो, जो विलिंग भी हो और जिसके पास विजडम भी हो। तो वो आप देखिएगा ऐसे एकदम वो जो हुँ, सुराख है नीचे वाला बंद हो गया ना, तो ऊपर से थोड़ा-सा भी पानी डलेगा, तो वो उस टैंकी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ऐसा ना हो सके। अल्लाह करे ऐसा हो अच्छा। जाए। हुँ, देखें बाज़-औक़ात लेकिन है। लगता नहीं आप है। देखिए जिस हुँ, वक़्त हलाकू खान का कोई पोता था ग़ालिबन, तो वो एक बुज़ुर्ग के पास गया मुसलमान। और जाके हुँ, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो हुँ, एकदम जितने दुश्मन थे, वो सारे सारे के मुसलमान हो सारे, गए। सारे मुसलमान। तो इस तरह का कोई अचानक कोई क्लिक हो जाए, तो हमें हमारे एक बुज़ुर्ग थे वो कहा जब मैं एक दफ़ा मायूसी की बातें कर रहा था, तो उन्होंने एक फ़िक्रा कहा, जिसने एक्चुअली मेरे ज़हन को ना बहुत ज़्यादा क्लीन किया। हुँ, उन्होंने ये फरमाया, पुत्तर पंजाबी बोलते थे वो, पुत्तर अल्लाह नू ओदे फज़ल तो कोई नहीं रोक सकता। तो हाँ, एक तो हाँ। ये बात है, तो इस तरह का कोई हो जाए। अगर हम मारूज़ी हालात ऑब्जेक्टिवली देखें, बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, लेकिन यू नेवर नो। एक ये है। हुँ, अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है, जो कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा था हमारे बहुत ही अज़ीज़ भाई और मेरे बहुत ही गहरे दोस्त नसर महमूद साहब के साथ, नसर जो नसर वो शाह साहब, नसर डॉक्टर महमूद नसर शाहिद शाह। साहब। तो हाँ, वो जो है, वो जो बात कहते हैं कि भई हुँ, हम इस बात का इंतज़ार ना करें, हम बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाएँ और हुँ, वो होता हुँ, है डेवलपमेंट ऑफ अ सिविल सोसाइटी। अच्छा, ये जो है, इसको अगर हम आज ईमानदारी से शुरू करें, तो इसमें हुँ। तकरीबन 20 साल लगेंगे। लेकिन कौमों की तारीख़ में 20 साल कोई बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं कोई नहीं होता रहता। हाँ, और सही बात। उसकी फ़िलॉसफ़ी ये है कि जिस तरह मेरे जिस्म जो पूरा जिस्म है, इसका यूनिट एक सेल है। इसी तरीके से मुआशरे का जो यूनिट है वो खानदान होता है हुँ, और खानदान का मतलब है आप, आपकी अहलिया और आपके बच्चे, मैं, मेरी अहलिया और मेरे बच्चे। अगर हम किसी तरीके से इस पर काम करना शुरू कर दें और खानदान को डेवलप करना शुरू कर दें, यानी हुँ, खानदान के अंदर एक प्रॉपर तरबियत का निज़ाम डाल दें। घर के मर्द को, घर की औरत को पता हो कि जो उनके घर में 3 बच्चे हैं, हुँ, उनको किस तरीके से उन्होंने उनकी परवरिश करनी है कि वो मुआशरे के लिए एक बाकिरदार, मुफ़ीद शहरी के तौर पर मुआशरे में दाखिल हों। और हुँ। ये बहुत आसानी से मुमकिन है। आप यकीन करें, हमने कोई एक कोर्स बनाया हुआ है, वो 20 घंटे का कोर्स है। अच्छा जी। 25 वीडियोज़ पर वो कोर्स है। अभी उसको ऑफ़िशियली भी लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी हमने आज़ाद कश्मीर में उसको पायलट किया था। करैक्टर जी। एजुकेशन फाउंडेशन एक एक ऑर्गनाइज़ेशन है, हुँ, एनजीओ है, जिसके तहत हमने वहाँ 500 ख़वातीन को जो देहाती पहाड़ों पे रहती थीं, उन ख़वातीन में 500 ख़वातीन में उसको पायलट किया था और उन 500 देहाती ख़वातीन को, जिनमें से कुछ को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, पेरेंटिंग के वो उसूल पता थे जो कि पीएचडी ख़वातीन को ना पता हों। यानी क्या हमने उसको बात! पायलट किया है। तो अभी इंशाल्लाह उसको हम स्केल कर रहे हैं उस सारे को। तो अगर हम फ़र्ज़ करें पोटेंशियल पेरेंट को, जिसकी शादी होने वाली है लड़की या लड़के की, उसको हुँ, बता दें कि भई जब तुम्हारी शादी हो और अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, तो उस औलाद के सिलसिले में तुम्हारी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए? उसकी हुँ, आपके बेटे की बुनियानों की दुकान हो चौक में, या वो डॉक्टर हो किसी, या वो कोई जज हो,
हुँ, वो जो भी हो, अगर उसके अंदर ये बुनियादी वस्फ़ होंगे, तो वो बनियानों हुँ, की दुकान वाला, दूध-दही की दुकान वाला आपका बेटा, और वो जो कहीं जज लगा हुआ है, कहीं डॉक्टर है, कहीं हुँ। इंजीनियर है, या कहीं बड़ा कोई अफ़सर लगा हुआ है, तो वो स माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। तो ये हम सही इस बात है। तरह, तो इस बॉटम से, इसीलिए एक ज़माने में मैं जाता था, बड़े लोगों से भी बात करता था। अब मैंने बिल्कुल कन्फाइन कर दिया है कि वो लोग जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, उनसे हाँ, बात करके, और वो बड़ी मोटी-मोटी थोड़ी-सी बातें हैं, जो 2 घंटे में उनको बताई जा सकती हैं, एक 2 घंटे के सेमिनार में। आगे फिर हाँ, उसको वो प्रैक्टिस करके उसको अमल करना शुरू कर दें, और वो इतनी नेचुरल हैं, इतनी दिल को लगती हैं कि लोग उसको माशाल्लाह। मानने पर तैयार हो जाते हैं। और अभी हम इंशाल्लाह एक रिसर्च उसके साथ अटैच कर रहे हैं कि उसके इम्पैक्ट को भी कैलकुलेट करें, कि क्या वाक़ई उसकी हुँ, वजह से लोगों को हुआ। तो दूसरा ये है कि हम बस लोगों की तरबियत करना शुरू करें। ये जो पिछली हुकूमत थी, इससे पिछली हुकूमत, जो जिसके पाकिस्तान के मीडिया में तो जिस बेचारे सरबराह का नाम लेना भी जो है वो मना है। हाँ, आजकल तो तो पाबंदी है। हाँ जी, पीटीआई की जब हुकूमत थी इमरान खान की, तो उस वक़्त उन्होंने एक रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी, तो वो उसमें आपको बुलाया था लोगों उन्होंने? को, उसमें मैंने उनको एक रिटन हाँ, फॉर्म में कोई 8-10 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट दिया था, जिसको मैंने बहुत फ़ॉलो अप भी किया था, और उनसे उसका बेसिक हुँ, फिलॉसफी यही थी। मैंने उनसे ये कहा था कि जो हम, दुनिया कोई बड़ा-छोटा तो कोई भी नहीं होता अपने काम की वजह से, लेकिन हम फिर भी हायरार्किकल, यानी तरतीब में, एक हुँ। शख्स जो गली में झाड़ू दे रहा है, वहाँ से लेकर, यानी मैं उनको बड़ा-छोटा नहीं कह रहा, सिर्फ़ काम डिफरेंट है। काम की एक वजह शख्स से, जो हाँ। एक शख्स जो सड़क पे झाड़ू दे रहा है, वहां से लेकर आप तक, यानी मुल्क के वजीर आजम तक, जितने लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन हुँ, सब को तरबियत की जरूरत है, जिसको हम किसी इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी डेवलपमेंट कहते हैं। यानी जो स्वीपर अगर 10 साल से झाड़ू ही दे रहा है, और हुँ, उसकी स्किल में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो आप बहैसियत सरबराह कौम, और हुँ, हम बहैसियत कौम सारे के सारे अपनी जिम्मेदारी में कोताही कर रहे हैं। उस 10 सही साल में बात है। झाड़ू देने में, उसके उसकी स्किल्स में, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और दरमियान के सारे लोग और आप भी अगर 5 साल हुकूमत कर रहे हैं, तो हुँ, 5 साल में आपकी स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा निज़ाम कैसे हो, उसको 3 लेवल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में उनको हमने बताया था। हुँ, जिसमें एक था जिसका इम्पैक्ट 20-25 दिन में अपीयर हो जाना था। और वो था जिसको एक, यानी आप इंग्लिश, एक मॉडल है जिसे क्रिक पैटरसन मॉडल कहते हैं, जी कि हाँ। जब भी हुँ, आपने किसी काम का इम्पैक्ट क्रिएट करना हो, तो वो 4 लेवल में क्रिएट होता है। पहला लेवल है नॉइज़ लेवल, जिसकी बेस पर मार्केटिंग और सारा ये हुँ, मीडिया चलता है। तो वो पूरी ठीक। उनको एक मैंने लिख के बताई थी कि किस तरीके से हम 20 दिन के अंदर पाकिस्तान के हर शहरी में एक डिसाइडेड एम दिमाग में डाल सकते हैं। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे चलना कैसे है, थूकना कैसे है, हाँ, ईमानदारी क्या होती है, हलाल हराम का क्या कॉन्सेप्ट। दूसरे लेवल पर एक और लेवल था जिसमें एक्ट नॉट ओनली जस्ट नॉइज लेवल, बट एक्चुअली चेंज ऑफ बिहेवियर गारंटी किया जा सकता है। हुँ, हुँ, और फिर हुँ, एक तीसरा लेवल था जो कि लॉन्ग टर्म था। लेकिन वो बस उसके बाद उनको लेकिन कुछ इतना टाइम नहीं मिला कि उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके, और उसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता था। उसके अंदर हाँ, ऑलरेडी हाँ। ऑलरेडी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पाकिस्तान की मसाजिद तमाम वगैरह मस्जिद, हैं। हाँ, पाकिस्तान स्कूल्स की हैं। तमाम मसाजिद, पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल, हाँ, पाकिस्तान के गिरजाघर, इबादतगाहें जितनी भी हैं, वो सारी की सारी थी। और नंबर 2, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, हर जगह के ऊपर आप देखें ना, एक कमिश्नर है, उसके डिप्टी कमिश्नर है, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर है, हुँ, उसके नीचे फिर उनके तमाम अहलकार हैं। और वो, और उन सबको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करके, वो मैंने अर्ज़ किया था। तो बहरहाल ये तो एक डिफरेंट बात है। हाँ, ब हाँ, तो इसरार भाई ये है कि हम ना कर सकते हैं ऐसे, और इसको किया जा सकता है, और मैं अपने ज़ाती कैपेसिटी में बिल्कुल पुरउम्मीद हूँ। हम चूँकि देखें, हमारी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन इतना है ना, सिर्फ़ थोड़ा-सा। हुँ, तो हमारी बिल्कुल, ज़िंदगी में बिल्कुल, यही एक एक्सट्रीम क्राइसिस का टाइम आया है। तो इसलिए हमें ऐसे लगता एब्सोल्यूटली। है। लेकिन अगर आप पूरी तारीख़ को देखें, पीछे से जितने ह्यूमन्स की तारीख़ को देखें, हुँ, मैं आपको यकीन कर बताता हूँ कि इससे ज़्यादा वर्स्ट हालात, इससे बड़े-बड़े ज़्यादा हाँ, हुक्मरानों की नाअहली, इससे ज़्यादा हुँ, मुंतज़मीन की जो है वो यानी का ठीक ना होना, इससे हुँ, ज़्यादा ज़रा गुज़र चुके हैं, और कौमें उस सारे डिप से ऊपर आई हैं। तो मैं निकलती हैं। तो बिल्कुल इस बात पर मुझे दिल में कि चैलेंज बहुत है। मैं डॉक्टर हूँ, बीमारी सख्त है, किडनी भी काम नहीं कर रहा है, लिवर भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई एंड स्टेज डिज़ीज़ अभी नहीं आई। अभी हम हाँ। हाथ-पैर मार सकते हैं और इलाज कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये आपने जब ज़िक्र किया ना मॉरल क्राइसिस का और अभी आपने बताया माशरे की जो हालत है उसमें
एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो है हलाल और हराम की जो तमीज़ थी, आपने थोड़ा-सा इशारा भी पहले किया कि आज से 40 साल पहले ये होता था। वो अब हम जी, देख रहे हैं कि बिल्कुल वो जो लाइन है वो ब्लर हो चुकी हुई है, अगर ख़त्म नहीं भी हुई तो। तो जी, उसकी जो मुझे मुझे बल्कि एक याद आ रहा है, मैं एक पैम्फलेट पढ़ रहा था, मौलाना मौदूदी साहब का था वो, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुआशरे में करप्शन ख़त्म करनी है, तो उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी या बड़ी बड़ी जिस तरीके से हो सकती है वो ख़वातीन है। अगर ख़वातीन ये तय कर लें, अगर कोई बीवी है, कोई बहन है, कोई माँ है, कि हमारे घर में कोई करप्शन का या हराम का एक ज़र्रा बराबर भी नहीं आएगा, तो जो मर्द हज़रात हैं, उनकी मजाल नहीं है कि वो ला सकें। तो ये क्या आप समझते हैं कि मुआशरे में तब्दीली ख़वातीन के ज़रिए इस तरह बहुत इफ़ेक्टिवली लाई जा सकती है? जी, बिल्कुल जो हमारी पेरेंटिंग का हदफ है वो भी एक्चुअली माँ से ही शुरू होता है। और हम जब पेरेंट्स के लिए लफ़्ज़ अपने उनके वर्कशॉप्स के अंदर जो लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं पेरेंट्स के लिए, वो माँ का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और उनको ये अच्छा, कहते गुड। हैं कि माँ से मुराद यहाँ नाउन नहीं है, माँ से मुराद हुँ, यहाँ वर्ब है, यानी हुँ, ममता। तो हो सकता है क्या किसी बात घर में बाप जो है वो माँ हो, यानी ये है! कि हाँ, यानी वो जो भी मदरिंग द वन हू इज़ हुँ, मदरिंग हाँ, वो माँ बने। मदरिंग तो हाँ, आपकी बात जी, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन जो हैं उनका बहुत पिवट हर मुआशरे में ख़वातीन का बहुत पिवटल रोल है। लेकिन देखिए ये जो हराम-हलाल का फ़र्क है ना, इसका ताल्लुक भी हमारे इस वैल्यू सिस्टम के साथ है। अगर हाँ, पैसे को हम बुनियादी वैल्यू बनाएँगे, तो हराम और हलाल का जो वो लेवल है वो ब्लर हो जाएगा। हुँ, वो जो हुँ। मैंने 3-4 प्लान बताए थे ना, जो अभी थोड़ा पहले हम अर्ज़ कर रहे जी, थे, जी। उसमें जो हमने जी, जी। वर्कशॉप अपनी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू तमाम सरकारी देखिए, एक बात मैं यहाँ बीच में थोड़ा रुक के आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में आवाज़ आ रही है आपको सर? हाँ, जी, जी, आ रही। पाकिस्तान में अगर आप देखें कि जिन इदारों में प्रॉब्लम है ना, वो अदारे नहीं हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं। आप किसी प्राइवेट बैंक में जाएँ, किसी भी हुँ, प्राइवेट बैंक में जाएँ और आप अपने हुलिये से एक लगते हैं कि भई आप कोई आपके पैसे वाले आदमी होंगे या कम से कम हैसियत वाले होंगे, तो एकदम आपको एक स्मार्ट सा लड़का या लड़की उठ के अपनी हुँ, डेस्क से आएगी, आपको गेट पे रिसीव करेगी, कहेगी सलाम वालेकुम हुँ, सर, सर तशरीफ रखिए। आप कहेंगे जी मैंने चेक लेना है, सर आप कॉफ़ी लेंगे या आप चाय लेंगे या हुँ, आप ठंडा लेंगे? हाँ, और आप उनको चेक देंगे और वो कहेंगे ये सर को 20,000 रुपीज़ दे दें। आप कहें नहीं हुँ, ठीक है सर हो जाएगा आप जाएँ। तो प्राइवेट बैंकों में सर्विस इस तरह से हुँ, प्रोवाइड की जाती है। हाँ, और सही वही आप बात है। अगर गवर्नमेंट के बैंक में चले जाएँ, तो इसके बाद मैं एक वो पूरी शदर लिस्ट नहीं। बताता हूँ। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल। अच्छा, आप देखिए आप पता नहीं लास्ट टाइम पाकिस्तान कब आए थे? पाकिस्तान का एक पोस्टल सर्विस है। या इतना उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, 20वें ग्रेड का हुँ, अफ़सर होते हैं उसमें सारे और उस नीचे वो पूरा निज़ाम है। उसके मुकाबले में टीसीएस का एक छोटे से खोखे के अंदर हुँ, एक ना 8 बाई 8 के कमरे में टीसीएस का दफ्तर होता है और टीसीएस पूरे के पूरे कोरियर सिस्टम को चला रहा है, जिसमें 2 लड़के एब्सोल्यूटली। बैठे होते हैं, जिनकी तनख्वाह भी उस जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हाँ, बंदे से उससे कम होती हाँ, है कम होती और है। पूरा पोस्टल सर्विस जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा। कोई रेलवे पाकिस्तान की कुछ भी नहीं कर रही। अब सरकारी अस्पताल में एक नर्स की तनख्वाह ₹65,000 होती है हुँ, और प्राइवेट अस्पताल में नर्स की तनख्वाह जो है वो ₹30,000 होती है। इसके ओहो! बावजूद वो वहाँ 1 मिनट लेट नहीं आ सकती। तो इसका मतलब यही यही होता है ना इसका मतलब कि हमारे यहाँ हाँ, हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है, वो पैसे के साथ लिंक्ड है। वो हमारे ईमान के साथ लिंक्ड नहीं है। तो हाँ, मैंने अपनी उस वर्कशॉप में ये बताया था कि अगर फ़र्ज़ करें कुछ लोग बैठे हों और एक साथ वाला कहे कि यार ये जो पानी है ना, इस पानी में कुछ कतरे जो हैं वो शराब के मिले हुए हैं और वो शराब का हुँ, आदि वो नहीं है, तो वो उसको नहीं लेगा या उसको चले मैं और गहरी बात और कहता हूँ कि यार इसके अंदर ये जो गोश्त है ना, इसमें कुछ टुकड़े जो हैं वो सूअर के गोश्त के मिले हुए हैं, बिकन है वो हुँ, उसमें, पोर्क है। हाँ, वो फ़ौरन बंदा उसको छोड़ देगा। वही बंदा जो एक छोटा-सा टुकड़ा मीट का नहीं खा सकता, जिसकी हुँ, केमिकल कंपोज़िशन वैसी ही है जैसी कि बकरी के गोश्त की है, नहीं खा सकता, वो बंदा 1 अरब रुपए की करप्शन एक ठेके में कैसे कर लेता है? हुँ, इसलिए कि उस 1 अरब के ठेके बारे में उसका हलाल-हराम का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। और इस कॉन्सेप्ट को एब्सोल्यूटली। ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए इस बात का बहुत लिंक्ड है ये बात कि उसके दिमाग में पैसा पहली वैल्यू ना हो। ठीक है? हुँ, लेकिन अगर आप ये एक दफ्तर के क्लर्क में पहली वैल्यू नहीं डाल रहे, जबकि जो भी हमारा सियासतदान उतरता है, तो उसके ऊपर अरबों के करप्शन के केसेस होते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है इल्ज़ाम ही होते हैं, मगर इल्ज़ाम हाँ, भी क्यों आए? लेकिन होते हैं ना। हुँ, इल्ज़ाम भी क्यों आए? लेकिन होते हैं। आप तो हमारे जितने भी ऊपर के टॉप टॉप के पावर स्ट्रक्चर्स के लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे वो जुडिशरी के हों,
देखिए ना, जो जज अब रिटायर होते हैं, उनके बारे में फौरन केस आने शुरू हो जाते हैं। हुँ। ऐसे में आप मुझे बताएँ कि एक दफ्तर का क्लर्क या एक जो है दुकानदार, जिसके बारे हाँ, में वो क्या ये है कि वो जब तोलता है तो दिखाता कुछ और है और 2 गंदे किन्नू भी डाल देता है, हाँ, आप उससे क्या तवक्को रखते हैं कि वो क्या करे? तो इसलिए ये क्या एक कर ना गुंझलदार चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इकट्ठे हो जाएँ ना, जो वो कि जिनके अंदर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और तो उनको वो कैसे होंगे? वो ज़रा मुझे भी बताएँ, बल्कि मैं आप मैं मैं अपनी मैं अपनी सर्विसेज़ भी देता हूँ। मैं बाकी लोगों को भी यहाँ पे कहता हूँ, लेट्स डू इट, क्योंकि ये जो हम लोग बात करते हैं और फिर बात जी। करके अभी जैसा मैं शो कर रहा हूँ आपके साथ, मैं शो लगा दूँगा, उसके बाद मैं खत्म भूल जाऊँगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लेट्स डू अ, समथिंग प्रैक्टिकल इकरार देयर। भाई, मैं तो इस काम को अपनी ज़िंदगी की टॉप टॉप प्रायोरिटी पर मैंने रखा हुआ है। गुड। और मैं अभी भी अभी आप अब शाम को मुझे जाना है इस्लामाबाद और संडे को वहाँ तकरीबन 1600 लोग हैं, जो कि एक्चुअली पेरेंटिंग के ऊपर एक वर्कशॉप है, जो वेरी कि नाइस। वहाँ एक जगह पर मुझे परसों यानी इतवार वाले दिन इंशाल्लाह वो है। इसी तरह कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुँ, मैं तो अब वो दरवाज़ा हमेशा खटखटाता रहता हूँ और अब हम उसके वेरी साथ नाइस। रिसर्च को अटैच करके उसके इम्पैक्ट को भी देखकर उसको स्केल आउट करने की ज़रूरत है। तो मैं तो अपनी हम्बल कैपेसिटी में ये समझता हूँ कि मैंने ये काम शुरू किया हुआ है और आहिस्ता-आहिस्ता लोग मिलना शुरू हो गए हैं। अब जैसे करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन एक बहुत ही एक एनजीओ है, हाँ, जो कि हाँ। इस्लामाबाद में है। उसके थ्रू अभी हम इंशाअल्लाह 3, 4, 5 को कराची जा रहे हैं और कराची के सारे एलीट स्कूल्स एक एक दफ़ा, सरकारी स्कूल फिर दूसरी दफ़ा, मदरसे तीसरी दफ़ा। तो 3 सेशंस के अंदर वहाँ के टीचर्स के साथ हम ये सारी बातें उनसे हम करेंगे। हुँ। तो हमें एक्चुअली इसको स्टार्ट करना है, लेकिन ये एक तरीका नहीं और बहुत से और तरीके और होंगे। बहुत से थे। हाँ, लेकिन मैं ये बेसिकली चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि इसमें जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, जी, उसको भी आप ज़रूर टैप करें, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए काम करना। उनके पास रिसोर्सेज़ भी हैं, उनके पास विज़न भी है और उनके पास विल भी है। तो उनको जी। भी मेरा ख़्याल है कि आपको ज़रूर अप्रोच करना चाहिए और उनके उनके साथ मिल के कोई बिल्कुल, ना आप सही कोई कह इस रहे तरह हैं के और अलायंसेज़ बनाएँ। एक और चीज़ भी उनके पास है बहुत ज़रूरी और वो चीज़ जो है ना, वो मैं लफ़्ज़ नेगेटिव बोल रहा हूँ मगर वो है पॉज़िटिव और वो गिल्ट है। मेरे क्लास के जितने हाँ, लोग हैं ना, मेरी हाँ, क्लास के बाहर है। जितने क्लास फेलोज़ हैं मेरे, हुँ, नसर भी मेरा उन्हीं में से एक है। मैं जब अच्छा, उनसे मिलता अच्छा। हूँ ना, तो उनके ज़हन में ये होता है कि यार जिस वक़्त हमने पाकिस्तान में रहना था, हम पाकिस्तान छोड़ के आ गए। हुँ, और अब हमें ना बताओ हम पाकिस्तान के लिए क्या करें? अब क्या करें? हाँ। उम्र के इस हिस्से में जिसमें हमारे घर भी बन गए हैं, बच्चे भी ऑन देयर ओन हो गए हैं। अब हमें तो ये जो मैं इस गिल्ट को ना मैं एक पॉज़िटिव वो समझता हूँ, हुँ, कि वो एक पॉज़िटिव फ़ोर्स है और मेरे जितने दोस्त हैं वो ये सारे कहते हैं और उनके ज़हन में एक ना हम लोगों ने अपनी तमा और लालच की वजह से एक गलत बात डाली हुई है, अच्छा ठीक है फिर हमें पैसे भेजो। मैं हाँ। प्रिंसिपल था कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज का, तो हर पाकिस्तान ये अमेरिका में अपना है ना, ऑल पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ जी, नॉर्थ जी। अमेरिका, जी, जी। उनकी हाँ, हाँ। ऑर्गेनाइज़ेशन। तो अपना के अंदर हर मेडिकल कॉलेज का एक-एक अपना विंग भी है, जैसे निश्तर का अपना है जिसका हुँ, नाना नाम है हुँ। और जी, जी। कैंपोलियन कायदे-आज़म और तो इसका कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज का कैंप काना है, इसी तरह किंग एडवर्ड का भी। तो मैं जब प्रिंसिपल बना तो उन उस ग्रुप ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा बताएँ हम क्या करें, हम कितने पैसे भेजें? मैंने उनसे कहा कि आप में से जो डॉक्टर यहाँ जितने पैसे कमाता है ना, उसको आपके अखराजात के साथ मैच करें और जो पाकिस्तान में मेरा प्रोफ़ेसर जितने पैसे कमाता है, उससे मैच करें, तो जिस हुँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ से रहता है, आप उसका सोच भी नहीं सकते, कितने पैसे हुँ। पाकिस्तान में एक प्रोफ़ेसर के पास होते हैं। तो सही अगर मुझे बात। पैसे चाहिए होंगे, तो मैं उनसे लूँगा, आपसे पैसे क्यों लूँगा मैं? हुँ। तो उन्होंने कहा, "जी, वो हम तो पैसे हमसे माँगते हैं।" मैंने कहा, "पैसे नहीं चाहिए हमें, हमें आपकी एक्सपर्टीज़ चाहिए।" हाँ, बिल्कुल। आप में से कोई बंदा अगर पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी का माहिर है, तो वो मेहरबानी करके 1.5 महीना आके यहाँ कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज में गुज़ारे और आके यहाँ के लोगों को ट्रेन करके वापस चला जाए और पैसे ना दे हमें बेशक बिल्कुल। हुँ। तो इस तरह से। तो हम उन सारों को उनको भी टैप करना है और उसमें मेरा ख़्याल है कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से जो एक नाउ एंड नेवर मूवमेंट है नसर महमूद शाहिद साहब की, उनसे जी, जी। राब्ता किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन जिसको मैं और बहुत सी और भी तंज़ीमें होंगी। करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन जो है, उसका एम ये है कि देखिए एक उससे पहले करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के फाउंडर महमूद अहमद साहब ने रीड फाउंडेशन बनाया था। रीड फाउंडेशन को अच्छा, पूरी दुनिया अच्छा, जानती अच्छा। है। हाँ, हाँ, हाँ। 13,000 स्कूल थे उसमें। तो महमूद साहब ने वो शुरू किया था, तो अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो उन्होंने ये ख़्याल था कि चूँकि मुल्क में तालीम नहीं है ना, तो इसलिए मुल्क में बहरान है। इतने तालीमी इदारे बनाने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुल्क में जिन लोगों ने नुकसान पहुँचाया है ना, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो वलायत के ऑक्सफोर्ड वगैरह के ओह और यस! हार्वर्ड के पढ़े हुए थे।
तो सिर्फ बल्कि थे ही तालीम सारे काफी वो। नहीं है, किरदार होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद वो हम्म, कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन है, जो एक तंजीम है जो कि किरदार पर काम कर रही है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। वेरी तो नाइस। इस तरह पाकिस्तान में बहुत से ऑर्गेनाइज्ड इदारे हैं जो इस पर मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और उसका हिस्सा बन सकते हैं सारे फॉरेन जो वेरी नाइस। एक्सपेक्ट अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान। पेरेंटिंग की बात थोड़ी सी मैं ज़रा चाहता हूँ, ज़रा और भी इस पे बात एक दो हो जाए। जी। बच्चों के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि बच्चों की तरबियत के हवाले से लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा पहले जिक्र किया कि हम लोग हर हाल में बच्चों को अंग्रेज़ बनाना चाहते हैं। बल्कि मुझे याद है, मैं इस्लामाबाद में ही था, तो मुझे एक स्कूल के प्रिंसिपल ने, मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक कुछ लोग आए बच्चे के दाखिले के लिए। तो वो ये कहने लगे जी कि आपने इसको इंग्लिश तो सिखानी ही है, लेकिन इसको इंग्लिश आपने जो सिखानी है ना, वो अमेरिकन एक्सेंट में होनी चाहिए। हम्म, तो ये मतलब इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे, कि बच्चों के लिए हम वो चीज़ें सोच रहे हैं जो कि बच्चों के साथ उनका शायद उस तरह ताल्लुक ही ना हो। ज़मीन की जो बात है या हमारी जो बुनियाद है, उसकी तरफ हम वापस आते ही नहीं हैं। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है जी? अच्छा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का जो ओरिजिन है ना, वो उन्हीं 2 बातों के साथ है। वैल्यू हाँ, हाँ, जो सिस्टम का आपने, चेंज होना हाँ, हाँ, और फ़र्द को फ़र्द के लिए तैयार करना। फ़र्द को मुआशरे एब्सोल्युटली। के लिए तैयार नहीं करना, फ़र्द को फ़र्द के लिए, ताकि इंडिविजुअल हुँ, टावर हमारा सारा बनता जाए। इन दोनों से उसका ताल्लुक है। हुँ, ये तो ख़ैर हैविंग सेड दैट, देखिए पेरेंटिंग के बारे में मैं आपको सिर्फ़ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर उसकी तरबियत को हम 3 अदवार में डिवाइड कर सकते हैं। एक है 0 ईयर टू 7 ईयर्स, हुँ, एक है 7 ईयर्स टू 13 ईयर्स, और तीसरा है 13 ईयर्स बियॉन्ड। जो 0 टू 7 ईयर है, जो कि वेस्ट में हमें सोशल साइंसेज बताती हैं कि वो एक्चुअली 7 नहीं 5 ईयर्स है, क्योंकि बच्चे ठीक। उससे पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो 5 हो या 7 हो, ये वो पीरियड है जो वाइटल पीरियड है, जिसमें बच्चे का दिमाग सिर्फ रिकॉर्डिंग मशीन होता है। वो ठीक। अपने मेंटल फेज में, हिप्नोटिक फेज में होता है। उस वक्त बच्चे के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और जो रिकॉर्ड अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, फिर सारी जिंदगी वही रिकॉर्ड बजता है। हुँ, उसमें जो भर दिया जाएगा वो बजेगा। अच्छा, जो भरा जाता है वो एक्चुअली कंटेंट ऑफ द नॉलेज नहीं होता। ये बात समझनी हुँ, बड़ी जरूरी है। ठीक, वो कंटेंट ऑफ द नॉलेज नहीं होता, बल्कि वो पैटर्न ऑफ थिंकिंग होता है। ठीक। लिहाजा अगर आप एक 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 जैसे खेत है, उस खेत में एक तरफ से पानी डालें और उसकी नालियाँ सीधी हों, तो पानी हुँ, सीधा गुज़र के जाएगा। अगर नाली यूँ टेढ़ी होगी तो पानी टेढ़ा होके गुज़र जाएगा। तो ये हुँ, जो नालियाँ बनने का निज़ाम है ना, जो पैटर्न डेवलपमेंट है, हुँ, ये हुँ, 0 टू 7 ईयर्स हो जाती है। ठीक। लिहाजा अगर घर के अंदर ईमानदारी नज़र, अच्छा इसमें ये है कि पैटर्न बनाने के लिए जो सबसे कम मुअस्सर चीज़ है, वो हमारी गुफ्तगू है। हुँ, जो हमारा अमल कुछ हम ज़्यादा है। कर रहे होते हैं, हुँ, वो है हुँ, रिकॉर्डिंग के लिए एक इनपुट। जो हम कह रहे ठीक। होते हैं, वो इनपुट नहीं होता। लिहाजा अगर घर में बच्चे को खुदा खौफी नज़र आ रही है, हुँ, दयानतदारी नज़र आ रही है, टॉलरेंस नज़र आ रही है, एम्पैथी नज़र आ रही है, अच्छी गुफ्तगू नज़र आ रही है, किताबों से ताल्लुक नज़र आ रहा है, तो उसका पैटर्न वैसा बन जाएगा। बेईमानी नज़र आ रही है, एग्रेशन नज़र आ रही है, पैसे की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, तो वो पैटर्न वैसा बन जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले ये जो वाइटल टाइम है 7 साल पर हम फ़ोकस करते हैं। ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ डोंट्स हैं और कुछ डूज़ हैं। कुछ डूज़ हैं, करने ठीक। की चीज़ें हैं, कुछ नहीं करने की चीज़ें हैं। जो करने की चीज़ें ये हैं कि जो कुछ आपने बच्चे को सिखाना है, वो कॉन्टेक्सचुअल एक्सपीरियंस, लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर माहौल में क्रिएट कर दीजिए। हुँ, और ये इस बात को ज़हन में रखिए कि बच्चे के अंदर 5 साल से कम उम्र में स सही गलत और मॉरल इमॉरल, हलाल हराम, जन्नत दोज़ख, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। बच्चा हुँ, इस तरीके से चीज़ों को जज नहीं कर रहा होता, ये सही है या गलत है। बच्चे के ठीक। पास सिर्फ़ एक पैमाना होता है, वो होता है लवेबल एंड नॉन हुँ, लवेबल। लिहाजा अक्लमंद पेरेंट वो हैं कि जो तमाम चीज़ें जिनको वो मॉरली सही समझते हैं, उनको लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर बच्चे के सामने क्रिएट करते हैं। हुँ, अगर वेरी वो नाइस। अनलवेबल एक्सपीरियंस के तौर पे क्रिएट होंगी, तो बच्चे के पैटर्न में नहीं आएँगी। मसलन हुँ, पढ़ाई, माँओं हाँ, बच को बड़ी शिकायत होती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इसलिए कि पढ़ना एक लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर नहीं होता। हुँ, बच्चा कभी भी नहीं देखता कि माँ किताबें पढ़ रही है। बच्चा बाप को भी पढ़ते हुए नहीं देखता। लेकिन बाप आके कहता है, तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया? हाँ,
तो लिहाजा उस बच्चे के लिए पढ़ना एक अनलवेबल एक्सपीरियंस है। अगर बच्चा जो कि 5 दिन का था, उसने देखा कि माँ एक हाथ से उसने माँ ने बच्चे को पकड़ा हुआ और एक हाथ से किताब हुँ, पढ़ रही है। दादा-अब्बू भी एक किताब को उठाते हैं, चूमते हैं और फिर रोज़ाना पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब्बा भी जब आते हैं तो अखबार पढ़ रहे होते हैं। कमरे के वसत के अंदर टीवी की बजाय किताबों की अलमारी है हुँ, और जिसमें मुख्तलिफ किताबें हैं। तो वो बच्चा जो पैदा होने से लेकर 5 साल की उम्र में ये देख रहा होगा कि अब्बा के बेड के साथ भी किताब पड़ी हुई है, अम्मी के बेड के साथ भी, तो उसके लिए किताब एक लवेबल एक्सपीरियंस बन जाएगा। आपको कहना नहीं हुँ, पड़ेगा कि आप करें। यही बात मज़हबी तरबियत की है, यही बात इखलाकी तरबियत की है, यही बात समाजी तरबियत की है। तो ये 5 साल की उम्र में करने का ये काम है और दूसरा जो ना करने का काम है, 5 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर स्ट्रेस को हैंडल करने के की मैकेनिज़्म नहीं होती। हुँ, और ठीक। बच्चे पर किसी किस्म का भी स्ट्रेस डालना 5 साल में, मसलन एक थप्पड़ लगा हुआ 2 साल के बच्चे में पब्लिकली उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। ओए होए! माँ के मुँह पर थप्पड़ लगा हुआ बाप के हाथ से या माँ की एग्रेशन बाप के बारे में पब्लिकली बच्चे की सारी ज़िंदगी को रूइन कर सकती है एक वक़्त की। तो इ इस और ये ये बेसिक अक्सर हमारे मुआशरे में अक्सर ये ऐसा होता रहता है। जी हाँ, जी हाँ। और तीसरी बात अहम है, 5 साल की उम्र में अगर बच्चे को ये पता लगे कि माँ और बाप एक नहीं है, तो ये बच्चे की पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर देती है। बच्चे के नज़दीक हाँ, माँ-बाप जो है ना और एक बात मैंने करोड़ दफ़ा कही है, अगर किसी ने मेरी एक भी वीडियो पेरेंटिंग की देखी होगी, तो उसको पता है मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कि हमारे यहाँ देहात में जब लोग जाते हैं ना, हज करने के लिए, तो वो कहते हैं हम मैं मक्के-मदीने जा रहा हूँ। हुँ, और उनको कहा जाए कि मक्का और मदीना में 300 किलोमीटर का फासला है, तो वो उनको समझ नहीं आता। वो कहते हैं हाँ, मक्के-मदीने जा रहा हूँ, मक्का-मदीना मेरे हाँ, हुज़ूर का शहर है, वहाँ जा रहा हूँ। तो हाँ, बच्चे का मक्का-मदीना माँ-बाप होते हैं। हाँ, उसके नज़दीक वो क्या एक ही बात! होते हैं, मक्का-मदीना होते हैं। तो जब बच्चे को पता लगता है कि नहीं मक्का और है बाप माँ यानी 5 साल की उम्र में माँ-बाप के दरमियान नाइत्तेफ़ाकी और बाप फिज़िकली माँ को तंग कर रहा है या माँ-बाप जाता है और साथ ही बाप की बुराइयाँ करना शुरू कर देती है। तो ऐसी सूरत में बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या करना है। क्या इस करना है? दौरान में उसके अंदर एक अननेचुरल सेंटर डेवलप होता है। हमारे दिमाग में हर चीज़ का सेंटर है। स्पीकिंग हाँ, सेंटर है, लिसनिंग सेंटर है, ओल्फैक्टरी सेंटर है सूँघने का और बोलने का वगैरह-वगैरह। लेकिन हमारे दिमाग में एक सेंटर नहीं है जो वो खुद बनाता है और वो होता है झूठ का सेंटर। हुँ, तो उसके दरमियान एक झूठ का सेंटर बनता है। लिहाज़ा जब भी कोई बाहर से डाटा आता है तो पहले वो झूठ के सेंटर से गुज़र के निकलता है। अंदर अंदर से जो आउटपुट आती है, वो भी झूठ के सेंटर से निकल के आती है। और लिहाज़ा वो एक बेइतबारा शख्स हुँ, बन जाता है, एक बिल्कुल कैरेक्टरलेस हो जाए। अनरिलायबल शख्स बन जाता है क्योंकि कुछ पता नहीं है कि जो बात कह रहा है वो झूठ के सेंटर से निकल के आ रही है कि सच के सेंटर से निकल के आ रही है। हाँ, सही तो बात है, ये अब सही 5 बात। साल तक 5 से 7 साल तक यानी 7 से 13 साल तक फिर बच्चे को एक्चुअली डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। हुँ, इसमें इस दौरान में घर के अंदर एक एसओपीज़ बनी होनी चाहिए। कितने बजे सबने उठना है, कितने बजे सबने सोना है, कितने बजे उठना है और उनके साथ पनिशमेंट नहीं, रिवॉर्ड नहीं, हुँ, कॉन्सिक्वेंसेस अटैच करने हैं। पनिशमेंट, रिवॉर्ड बिल्कुल। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मैं इसको ऊपर से फेंकूँगा ना, ये नीचे गिर जाएगा, कोई भी चीज़ ये फेंकूँगा नीचे गिर जाएगी। हाँ, ये इसकी सज़ा हाँ, नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है। तो लिहाज़ा अगर हम सुबह 8 बजे नहीं उठे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और घर में सारे लोग उसको फेस कर रहे हों, यानी घर में एक डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि 7 साल से बियॉन्ड बच्चा जो भी सवाल पूछे, उसको सवाल पूछने से स्नब नहीं करना, हाँ, ये दूसरी बात है। तो इसकी क्या बात! बहुत डिटेल तफ़सील है, टाइम कम है। अगर हम इस तरीके से बच्चे की तरबियत करते हैं, तो बच्चे की ज़िंदगी में माँ-बाप रहते हैं, ये बात बहुत हुँ, अहम है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। हुँ, बच्चे के ज़िंदगी में माँ-बाप रहते हैं एज़ मेंटर। अगर हाँ, इनमें से कोई भी कानून हम वायलेट करते हैं, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम में कोई और शख्स माँ-बाप की जगह पर आ जाता है। हाँ, अगर वो मेल बच्चा है, तो उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आ जाएगा जो क्लास में 3-4 साल उससे बड़ा होगा, जो 2-3 दफ़ा फेल होकर उसी का क्लास फेलो बना हुआ है। हाँ, और वो उसकी जो पहली तरबियत करेगा ना, वो उसकी जिनसी नेगेटिव। तरबियत करेगा पहली। ओए होए होए! पाकिस्तान में लड़कों की जिनसी तरबियत उनकी क्लास का एक बदमाश लड़का करता है, ओए होए! 90% ऑफ द टाइम। अच्छा और अगली बात बड़ी खतरनाक है, अगर वो लड़की है और माँ-बाप उसकी ज़िंदगी से निकल गए हैं, क्योंकि ये वो उस पैटर्न को फ़ॉलो तो हाँ, उसके पास मोबाइल फ़ोन है। तो अगर वो 9-10 साल की लड़की है, तो उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी उम्र का मर्द आ जाएगा। ओए होए!
और ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ। और अब वो उसके अब्बा-अम्मी बन जाएँगे। ओह! तो ये इतनी खौफ़नाक बात है। इस ओह! सारे में एक चीज़ जो की मैसेज है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को स्क्रीन से 7 साल की उम्र तक दूर रखिए। इस हद तक दूर रखिए कि उनको नज़र भी ना आए स्क्रीन। हुँ। और उस पीरियड में उनको अल्टरनेट अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ऑफ़र कीजिए। तो ये कुछ इंटरेक्शन आउटलाइन्स हैं, ये कुछ ठीक है। आउटलाइन्स हैं। तो बाकी ठीक है डॉक्टर इंशाल्लाह साहब। इंशाल्लाह मज़ीद से भी आपसे बात राब्ता मिलेगा और इस वादे के साथ कि मेरे मेरे ज़हन में इतने क्वेश्चन्स पॉप अप हो रहे हैं कि मैं अब सोच रहा हूँ कि अब तो ख़ैर नहीं, लेकिन इस वादे के साथ कि आप थोड़ा-सा टाइम किसी वक़्त भी जब भी अवेलेबल हो, जी, हमें ज़रूर दिया करें और बताइएगा। तो इंशाल्लाह वो जो क्वेश्चन्स हैं वो एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी इसके साथ ज़रा अपने आप को मुंसलिक कर सकें और आपकी जो मूवमेंट है, उसके साथ भी अपने आप को एसोसिएट कर सकें। तो वैसे मुझे ये भी पता है कि आप शायर भी हैं, तो जाते-जाते जी, मैं चाहूँगा कि एक एक आधा शेर जो है वो अगर आप इनायत करें, तो इसी पे हम फिर क्लोज़ कर देंगे जी प्रोग्राम। जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं पॉज़िटिव नोट पर अपनी ख़त्म करना चाहता था, लेकिन एक ताज़ा ग़ज़ल जो है वो मौजूदा हालात पर थी, तो मैं माफ़ी अच्छा, चाहता हूँ कि वो उसमें से अगर आपको कोई दुःख निकले तो क्या कोई करें? बात शायर एक आईना ही होता है, जो कुछ नज़र आ रहा होता है हाँ, उसी को दिखा रहा होता है। सही तो बात। ये बिल्कुल ताज़ा है एक कि फ़िज़ाएँ इरशाद सोग में हैं, फ़िज़ाएँ फ़िज़ाएँ सोग में सोग में हैं, हैं। हुँ, दिल उदास है भाई, ओए होए! जो हो रहा है बईद-अज़ क़यास है भाई। ओए होए! फ़िज़ाएँ सोग में हैं, दिल उदास है भाई, जो हो रहा है बईद-अज़ क़यास है भाई, गले में तौक़े ग़ुलामी है, पाँव में ज़ंजीर। ओह! गले में तौक़े क्या बात! ग़ुलामी है, पाँव में पाँव ज़ंजीर, में ज़ंजीर। क़बाए शर्म ओ निदामत लिबास है भाई। आय हा हा! गले में तौक़े ग़ुलामी है, पाँव में ज़ंजीर, क़बाए शर्म ओ नदामत लिबास है भाई। जो शाहसवार थे, सब क़त्ल हो गए अपने। ओहो! जो शाहसवार थे, सब क़त्ल हो गए अपने, वतन में शाम ग़रीबा है, प्यास है भाई। ओहो हो हो! वतन में ब्यूटीफुल। शाम ग़रीबा है, प्यास है भाई। मिले ग़ुलामों को रोटी, जो इस्मतों के इवज़। ओए होए! मिले ग़ुलामों को रोटी, वो जो इस्मतों के इवज़। किस्मतों के बस सिकम में आग भरी हो तो रास है भाई। आहा! और किसी की आँख से आँसू बहें किसी के लिए। जो बात आम कभी थी, वो ख़ास है भाई। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और आखिरी शेर था, जो बात मैंने कही, बरसबील ज़िक्र नहीं, जो मुझे बात मैंने खुदा की कही कसम दिल उदास है भाई। आय हाय 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 हाय! ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले और इसी तरह आप काम करते रहें और पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। हमारी दुआएँ भी आपके साथ हैं, हमारी काविशें भी आपके साथ होंगी इंशाल्लाह और फिर आपसे आपसे जल्दी राब्ता होगा और मुलाकात भी होगी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम।